हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th की जो केमिस्ट्री आपका अध्याय 4 है। इसमें कार्बन एवं उसके यौगिक ये चैप्टर जो है एनसीईआरटी बुक में इसमें आपका एग्जाम्पलर क्वेश्चन जो दिया गया है, इसमें सभी प्रश्नों को हम लोग एक एक करके सब सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो इस वीडियो में आज सॉल्व कर लेते हैं हम लोग जितने भी मल्टीपल हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न जितने हैं, ये सब पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में, तो इनको सॉल्व करेंगे। इसके बाद सेकंड पार्ट जो होगा वीडियो का, वो हम बहुत जल्द ही ये लघु उत्तरीय प्रश्न और साथ ही साथ ये जो आपके प्रश्न दिए गए हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इन सभी को एक एक करके सब सॉल्व करेंगे। ठीक, तो आज आइए देखते हैं पहले ये आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय प्रश्न। तो चलिए देखते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए क्या कहा जा रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि वायुमंडल में कार्बन निम्नलिखित में से किस रूप में रहता है। तो देखिए, वायुमंडल में कार्बन किस रूप में रहता है। क्या कार्बन केवल कार्बन मोनोऑक्साइड, मतलब क्या CO कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में रहता है? नहीं, आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के भी रूप में रहता है ना। तो ये तो नहीं हो सकता। दूसरा देखिए, अल्प मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ ये आपका सही है। दूसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अल्प मात्रा में, बहुत कम मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में रहता है और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में भी रहता है। केवल कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा, है ना। कोयला, इसके अलावा भी आप वायुमंडल में यहाँ पूछा गया है ना, तो वायुमंडल में तो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों के रूप में रहता है। ठीक, तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो कौन सा होगा? बी, अल्प मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखिए क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में निम्नलिखित में से कौन से कथन सामान्यतः कार्बन यौगिकों के लिए सही हैं। तो कार्बन यौगिकों के लिए इसमें से क्या सही है? देखिए, ये विद्युत के उत्तम चालक होते हैं, आप बताएंगे। ये क्या विद्युत के उत्तम चालक होते हैं? तो नहीं, कार्बन विद्युत का उत्तम चालक नहीं होता। ये विद्युत के अल्प चालक होते हैं। विद्युत के अल्प चालक, हाँ, कहाँ पर अल्प चालक होता है? तो आप बताएंगे कि ग्रेफाइट में। कहाँ पर? ग्रेफाइट, जो पेंसिल में पाया जाता है, तो उसमें वह कार्बन का ही अपर रूप है। ग्रेफाइट हुआ, डायमंड हुआ, फुलेरीन हुआ। तो ठीक, ये आपका दूसरा तो सही है, लेकिन इसमें कूट में दिया गया है, देखिए यहाँ पर, तो और भी हो सकता है सही हो। इनके अणुओं के मध्य प्रबल आकर्षण बल होते हैं। क्या इनके अणुओं के मध्य प्रबल आकर्षण बल होते हैं? तो आप कहेंगे नहीं, प्रबल आकर्षण बल नहीं होते। ठीक है, प्रबल आकर्षण बल कहाँ होगा? जैसे जहाँ आयनिक बनता है ना, आयनिक, जैसे जहाँ, जैसे Na+Cl- होगा तो यहाँ प्रबल आकर्षण बल होता है, तो लेकिन इसमें आयनिक नहीं बनता, तो इनके अणुओं के मध्य प्रबल आकर्षण बल नहीं होते हैं। हाँ, ये सही है। तो दूसरा और चौथा देखिए कहाँ मिल रहा है। पहला तीसरा नहीं, दूसरा तीसरा ये भी नहीं, पहला चौथा ये भी नहीं, दूसरा चौथा देखिए इसमें डी में मिल गया, तो ये डी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, ज़रा देखिए, थोड़ा सा जूम करते हैं जिससे और आपको अच्छे से दिखे ये। देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा जा रहा है कि अमोनिया के एक अणु में होते हैं। अमोनिया है, जैसे अमोनियक फार्मूला तो आपको पता है, NH3 होता है। तो इसके एक अणु में क्या क्या होगा? नाइट्रोजन है, ये इसकी संयोजकता 3 होती है, तो ये तो मिडल में हो जाएगा। और हाइड्रोजन की एक एक संयोजकता होती है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन इससे नाइट्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉनों से साझा करके इस तरीके से, और इसके ऊपर यहाँ ध्यान दें लोन पेयर होता है, यानी आप कहेंगे कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ बच जाता है। तो अब आप देखिए विकल्प, तो आपको क्लियर समझ में आएगा। केवल एकल बंध होता है,
हाँ एकल बंध तो है, देखिए सिंगल बॉन्डेड है, सिंगल बॉन्डेड है, सिंगल बॉन्डेड है, तो एकल बंध तो है ही, ये तो सही है। केवल द्विकबंध नहीं, द्विकबंध नहीं है। केवल त्रिकबंध, त्रिकबंध भी नहीं है। दो द्विबंध तथा एक एकल बंध नहीं, यह भी नहीं है। तो आपका पहला वाला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि बकमिनिस्टर फुलेरीन एक अपर रूप है। ये तो कार्बन का आप जानते हैं, कार्बन के ध्यान दीजिए, ये जो आपका कार्बन है, इस कार्बन का यहाँ देखें 3 होते हैं अपर रूप। एक तो आपका यही बकमिनिस्टर फुलेरीन हो गया, है ना, एक तो यही हो गया आपका बकमिनिस्टर फुलेरीन हो गया, और दूसरा अगर आपसे कोई पूछे तो आप डायमंड बताएंगे, हीरा बताएंगे, और तीसरा अगर आपसे कोई पूछता है तो ग्रेफाइट आप बताएंगे। क्या बताएंगे? ग्रेफाइट। ठीक है, तो ये 3 अपर रूप हैं। ये तो आपका बकमिनिस्टर फुलेरीन ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, और ये तीसरा, तो 3 अपर रूप हैं, जानते रहिए। चलिए चौथा प्रश्न देखिए। चौथे प्रश्न में क्या कहा जा रहा है? 4 हो गए आपका, 5वां है ये। 5वें प्रश्न में देखिए क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से ब्यूटेन के सही संरचनात्मक समावयवी कौन से हैं? ब्यूटेन, ब्यूट मतलब कितने कार्बन? 4 कार्बन होंगे। ठीक, 4 कार्बन आप देखिए। अब इसके बाद यहीं से आप हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, कार्बन की 4 संयोजकता होती है। तो यहाँ देखें 2 आप हाइड्रोजन, क्योंकि 2 ऑलरेडी सिंगल बॉन्डेड इस कार्बन के पास हैं। नेक्स्ट वाले के पास भी 2 हैं, तो 2 बनाना है। इस लास्ट वाले में 1 है, तो 3 बनाना है। ठीक, हर जगह हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। तो ये आपका क्या कहा जाएगा? ये आपका कहा जाएगा ब्यूटेन है। क्या है? ब्यूटेन। ठीक, ब्यूटेन है ये। अब यहाँ कहा गया है कि ब्यूटेन के सही संरचनात्मक समावयवी कौन से हैं? संरचनात्मक समावयवी किसे कहते हैं? जैसे अणुसूत्र समान हो और संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो, है ना। तो 4 कार्बन होने चाहिए। कितने कार्बन होने चाहिए? 4 कार्बन। तो देखिए यहाँ पर आपको 4 कार्बन दिख रहा है। ऐसे ही और चेक कर लीजिए, आपके जहाँ भी काउंट करेंगे 4 कार्बन होना चाहिए, और हाइड्रोजन कितने होने चाहिए? हाइड्रोजन देखिए आपका ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाइड्रोजन कितने होने चाहिए? 10। तो इस तरीके से अगर होगा कहीं भी संरचना में, तो आप उसे कहेंगे कि वह संरचनात्मक समावयवी है। ठीक, तो देखिए पहले में चेक करिए। पहले में देखिए ये 1 कार्बन 2 कार्बन, ये 3 4 है, और हाइड्रोजन भी आप काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो हो जाएगा, पहला आपका हो गया। ठीक, पहला हो गया। ज़रा इसे चेक करिए, देखिए क्या कितने हो रहे हैं। तो यहाँ तो 4 कार्बन तो है, 1 2 3 4 कार्बन तो है, लेकिन हाइड्रोजन देखिए 10 नहीं है ना। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसलिए ये नहीं होगा। इसमें देखिए ये आपका, इसमें ज़रा चेक करिए, देखिए कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 कार्बन है। हाइड्रोजन चेक करिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपका दूसरा हो जाएगा। ठीक, पहला दूसरा हो गया। इसे ज़रा चेक करिए चौथे वाले को, देखिए कार्बन कितने, यहाँ भी नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ही तो है, ये भी नहीं होगा। तो पहला और दूसरा देखिए किस कूट में है। तो पहला और दूसरा आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ सी वाले में, ज़रा चेक करिए। तो 5वें का कौन सा सही हो जाएगा? सी। ठीक, देखिए छठा प्रश्न देखिए, ध्यान दीजिए। छठे प्रश्न में कहा जा रहा है कि CH3 CH2OH क्षारीय KMnO4 प्लस उष्मा अगर आप दे रहे हैं क्षारीय KMnO4 के प्रेजेंस में, या CH3COOH में, यानी यह क्या है? यह है आपका एसिटिक एसिड है।
ठीक है, ये एसिटिक एसिड है। तो एसिटिक एसिड में ये क्या होगा, कन्वर्ट हो जा रहा है। तो आपको यहाँ ये देखना है कि उपरोक्त अभिक्रिया में क्षारीय MnO4 किस रूप में कार्य करता है। क्या यह अपचायक है या ऑक्सीकारक है या उत्प्रेरक है या निर्जलीकारक है। तो ध्यान दीजिए, ज़रा देखें, यह जो KMnO4 है यह कर क्या रहा है। देखिए, इसमें से इस CH3CH2OH में से, ध्यान दीजिए, पुनः दिखा रहे हैं, देखिए यह CH3CH2OH में से क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को हटा रहा है और ऑक्सीजन को जोड़ रहा है ना। ऑक्सीजन यहाँ क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। देखिए, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन हट रहा है। जब कभी भी हाइड्रोजन रिमूव हो, हाइड्रोजन क्या हो, हाइड्रोजन रिमूव हो, ठीक है, रिमूव हो, और ऑक्सीजन ऐड हो, ऑक्सीजन क्या हो, ऑक्सीजन का एडिशन हो, ठीक है, एडिशन, ऑक्सीजन का एडिशन हो, तो ऐसे में आप क्या कहते हैं, यहाँ इस CH3CH2OH में ध्यान दीजिए, यह यहाँ इसका रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है तो रिडक्शन हो रहा है, और अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो क्या कहेंगे कि ऑक्सीकरण हो रहा है। अब यह क्षारीय KMnO4 का यहाँ क्या काम है, तो यह ऑक्सीकारक की तरह कार्य कर रहा है। क्या कर रहा है, ऑक्सीकारक, जिसे आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। जैसे ऐसे न समझ में आया हो अगर आपको, तो इस तरीके से समझिए, जैसे यह KMnO4 जो देख रहे हैं, KMnO4 यह क्या करता है, जैसे क्षार के साथ जब इसको लेते हैं तो यह ऑक्सीजन देता है, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन देगा तो जैसे इसका CH3CH2OH से ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से क्रिया करके H2O बना के बाहर निकल जाते हैं, H2O, और ऑक्सीजन और भी इसकी मात्रा रहती है, नवजात ऑक्सीजन है, तो यही जाके जुड़ जाता है यहाँ पर इस कार्बन से, तो ये बन जाता है, ठीक। और अगर देखिए, यह अगर यहाँ पर आप चेक करेंगे तो यह ऑक्सीकारक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ऑक्सीकारक। जिस पदार्थ का, ध्यान दीजिए, अपचयन होता है, अपचयन, वह ऑक्सीकारक कहलाएगा। तो क्या बताएंगे, यह ऑक्सीकारक की तरह कार्य कर रहा है यहाँ पर। ये बातें आप जानते रहिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखें। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में पैलेडियम अथवा निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में तेल हाइड्रोजन से अभिकृत कराने पर वसा देते हैं। तो यह उदाहरण है, यह उदाहरण किसका है, जैसे निकिल हुआ है ना, पैलेडियम हुआ या प्लेटिनम हुआ, तो इसकी उपस्थिति में तेल जो है हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके, या आप इसी कह सकते हैं अभिकृत कराने पर यह वसा उत्पन्न करता है। तो क्या यह संकलन अभिक्रिया है, संकलन मतलब जिसे आप योगात्मक कहते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया है क्या यह, तो आप यहाँ कहेंगे कि यह प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं है, न तो यह विस्थापन है, ठीक है, और न ही यहाँ ऑक्सीकरण कोई हो रहा। हाइड्रोजन जुड़ता है तो यह योगात्मक होगा। क्या होगा, योगात्मक, जिसे आप संकलन अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे आप, संकलन अभिक्रिया आप कहेंगे, जानते रहिए। जैसे जो तेल होता है ना, तेल है, तो ये क्या होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के असंतृप्त यौगिक होते हैं। जैसे असंतृप्त मतलब कहीं कार्बन डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। तो ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से जब क्रिया करवाते हैं निकल पैलेडियम प्लेटिनम ये लेकर के, तो यहाँ से पाई बॉन्ड जो है, एक ये सिग्मा बॉन्ड है, एक सिग्मा एक पाई, तो पाई बॉन्ड टूट जाता है और वो यहीं हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं, ठीक। तो हाइड्रोजन जुड़ गया तो इसीलिए इसको आप संकलन अभिक्रिया कह देते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित यौगिकों में से किसमें OH एक क्रियात्मक समूह है। तो देखिए ब्यूटेनोन कहा गया। ब्यूटेनोन मतलब क्या होगा,
जैसे उसमें कीटोन होगा, ओन आ रहा है ना, तो ब्यूटेनोन में जैसे यहाँ कार्बन 1 2 3 4, ठीक ये है। तो अब यहाँ डबल बॉन्डेड O कर देंगे और यहाँ आप देखिए हाइड्रोजन जोड़ देंगे, यहाँ हाइड्रोजन जोड़ देंगे। इस कार्बन का तो पूरा हो गया, यहाँ हाइड्रोजन नहीं जुड़ेगा, तो हाइड्रोजन ऐसे जोड़ देंगे तो ये आपका कहलाएगा क्या, ये आपका कहलाएगा ब्यूटेनोन। क्या कहलाएगा, ब्यूटेनोन। तो इसमें तो कीटोन है, ठीक। यहाँ जबकि OH ग्रुप हम लोगों को ढूंढना है तो ये तो विकल्प होगा नहीं। अब ब्यूटेनाल, हाँ ब्यूटेनाल है आपका, यही बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ब्यूटेनाल में क्या होता है, देखिए ब्यूटेनाल में जैसे कार्बन 1 2 3 4, यहीं आप OH जोड़ देंगे और हर जगह यहाँ हाइड्रोजन आप जोड़ देते हैं, ठीक। तो ये आपका कहलाएगा क्या, ब्यूटेनाल कहलाएगा, ठीक। तो यही ऑप्शन करेक्ट होगा, इसमें OH क्रियात्मक समूह पूछा था। ब्यूटेनोइक तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ ब्यूटेनोइक में क्या होता है, देखिए ब्यूटेनोइक देख लीजिए, जबकि यह है नहीं, करेक्ट आपका यही है ब्यूटेनाल। ब्यूटेनोइक में आपका 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ये चौथा कार्बन है, और यहाँ ओ, ये देखिए COOH, ये आपका ब्यूटेनोइक हो जाएगा, ठीक है, ब्यूटेनोइक एसिड। और ब्यूटेनॉल ये तो आपका एल्डिहाइडिक है, ये भी नहीं होगा, तो इसमें ऑप्शन बी ही आपका करेक्ट होगा, ठीक। चलिए देखते हैं 9वां प्रश्न। आप देखिए कहा जा रहा है कि साबुन के अणु में होता है, कि साबुन के अणु में क्या होता है, जरा बताएं। देखिए साबुन के अणु जो होते हैं ये जलरागी शीर्ष तथा जल विरागी पूंछ होता है। जैसे साबुन का फार्मूला आप देखें, अगर हम पामटिक एसिड लेते हैं C15H35 COONA, ठीक। तो ये वाला पार्ट, ये पार्ट जो देख रहे हैं यहाँ पॉजिटिव होगा और यहाँ निगेटिव, ठीक, ऑक्सीजन पर। तो इतना तो आपका ये कहलाएगा क्या, ये इतना कहलाएगा आपका जलरागी शीर्ष, ये क्या कहलाएगा। ऐसे आप दिखाते हैं जब आप मिसेल बनाते हैं जैसे, तो आप ये ऐसे करके दिखाते हैं ना, तो ये आपका हेड, ये वाला पार्ट है, यही कहलाएगा, ठीक है। और ये कैसा होगा, जल रागी शीर्ष होगा, मतलब जल भी जो होता है आप जान रहे हैं H2O, यह भी H+ और OH- के रूप में रहता है। तो यहाँ पॉजिटिव निगेटिव है, तो यहाँ भी पॉजिटिव निगेटिव, तो ये जल को अपनी ओर आकर्षित करेगा, है ना, जल को अपनी ओर आकर्षित करेगा, इसलिए जलरागी शीर्ष और जल विरागी पूंछ, ये वाला पार्ट जो देख रहे हैं, यह इसमें कोई पोलैरिटी नहीं होती, ध्रुवता नहीं होती, मतलब पॉजिटिव निगेटिव नहीं बनाता, इसलिए यह जल विरागी हो जाएगा। तो यही ऑप्शन आपका ए जो है यही सही होगा, ठीक। और आप चेक करेंगे जल विरागी शीर्ष ये और जल रागी पूंछ, ये भी नहीं होगा, ध्यान दीजिए। और अगर आप चेक करेंगे जल विरागी शीर्ष जल विरागी पूंछ, ये भी नहीं होगा। जल रागी शीर्ष जल रागी पूंछ नहीं, ये आपका यही है ए, यही सही होगा। देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र का निम्नलिखित में से सही प्रदर्शन कौन सा है। तो नाइट्रोजन का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप करें, इसका क्रमांक तो आप जानते हैं 7 होता है ना, तो इसका 2 और 5 होगा, है ना, 2 5, तो नाइट्रोजन आप 2 बना लीजिए, है ना, नाइट्रोजन के 2 परमाणु। और अब देखिए 5 यहाँ अगर बाहर है तो 3 इसे अगर और मिल जाए तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा, है ना, और 8 हो जाएगा, तो ये 2 लेकर के 8 2 10 अक्रिय गैस तत्व जैसा नियान हो जाएगा, तो स्टेबल हो जाएगा। तो इसलिए क्या करता है कि यह अपना 3 सामने सामने रखता है, 3 सामने रखेगा, ठीक है, 3 सामने रखेगा। पॉइंट अच्छे से बन नहीं पा रहा है तो आप इतना समझ लेंगे, 3 ये सामने अपने रखेगा। यहाँ देखिए ऐसे बना दे रहे हैं आप, ज़रा समझिए। तो ये क्या करेगा, और 2 अपना इस तरीके से बनाएगा। तो जहाँ बीच में 3 देखिए मिल रहा है, तो आपको ये कहाँ मिल रहा है, डी में देखने को मिल रहा है, चेक करिए
तो यही डी आपका सही हो जाएगा। ठीक, और यहाँ देखिए एक एक रखा है, यहाँ दो दो रखा है, यहाँ तो आप चेक करिए, देखिए 3 रखा तो है बीच में, लेकिन एक ही क्या रखा है, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो आपका ये डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इथाइन का संरचनात्मक सूत्र है। इथाइन, देखिए एथेन का अगर कहता तब तो आप ऐसे कर देते, एथेन के लिए ये हो जाएगा। एथीन अगर कहता तब आप ये इस तरीके से बना लेते। ठीक है, एथीन हो जाता। एथाइन अगर कहा है तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड रहेगा और एक एक एच यहाँ रहेंगे। ठीक, एच, और यहाँ भी आप, यहाँ भी एच, यहाँ भी एच, यहाँ भी एच, यहाँ भी एच आप बना सकते हैं, यहाँ यहाँ। ठीक, ये सब, लेकिन यहाँ पर पूछा क्या था, यहाँ पूछा था एथाइन, तो एथाइन आपका इस तरीके से हो जाएगा। ये ऐसा स्ट्रक्चर आप चेक करिए, देखिए कहाँ बी में देखने को, बी में भी नहीं, क्योंकि यहाँ H3 लिख दिया है ना, बी नहीं होगा, ए होगा। कौन सा, ए, तो इसमें ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए। अच्छा देखिए बी क्यों गलत हो गया, क्योंकि यहाँ तो H है लेकिन इधर H3 कर दिया है, इसलिए ये गलत, आपका ए सही होगा। ठीक, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से संतृप्त यौगिकों को पहचानिए। संतृप्त यौगिक कौन होगा, जैसे एल्कीन और एल्काइन, कार्बन डबल बॉन्ड वाले और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाले जो होंगे, यही आपके कहे जाएंगे क्या, यही कहे जाएंगे ये असंतृप्त यौगिक। ठीक, तो ये तो प्रोपेन एन आ रहा है, इसलिए ये नहीं होगा। यहाँ देखिए प्रोपीन आ रहा है, तो ये दूसरा हो जाएगा। प्रोपाइन आ रहा है, यह भी हो जाएगा। क्लोरोप्रोपेन एन आ रहा है अंत में, तो ये नहीं होगा। तो दूसरा और तीसरा देखिए विकल्प में कहाँ मिल रहा है, दूसरा तीसरा आपको विकल्प डी में मिल रहा है। तो 12वें का डी आपका सही हो जाएगा। ठीक, 12वें का कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आपका क्या है, ये 13 नंबर प्रश्न देखिए। कहा जा रहा है क्लोरीन संतृप्त हाइड्रोकार्बन से अभिक्रिया करती है। क्लोरीन जो है अगर संतृप्त हाइड्रोकार्बन है तो क्या, ये देखिए जैसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन आपका ये CH4 कहा जाएगा, इसके साथ अगर आप क्लोरीन की क्रिया करवाते हैं तो ये तो आप पढ़े होंगे है ना, H न्यू लिख दिया जाए या सनलाइट लिख दिया जाए। ठीक है, सनलाइट अगर यहाँ लिख दिया जाए सनलाइट के प्रेजेंस में, तो ये क्रिया तब तक करता है जब तक कि पूरे यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस ना हो जाएं, और लास्ट में CCl4 बन जाता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, और साथ ही साथ 4 हाइड्रोजन है तो 4 मॉलिक्यूल HCl के बन जाते हैं, और Cl यहाँ 4 यहाँ 4 तो 8, तो यहाँ 4 लगा देते हैं, जिससे 4Cl2 4 2 जा 8Cl मिल जाए। तो प्रकाश देखिए कहा जा रहा है विकल्प ए में सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में, नहीं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, हाँ यही आपका बी जो है यही करेक्ट होगा। जल की उपस्थिति में तो होगा नहीं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में भी नहीं होगा, तो विकल्प बी आपका जो है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यही सही होगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कहा जा रहा है, साबुन के मिश्रण में क्या होता है ना, यहाँ ये चेक करना है। साबुन का आयनिक सिरा जो अभी आपको पामिटिक एसिड सोडियम पामिटेट में बताए थे, है ना, पामिटिक एसिड ये है C15H35 COOH, ये तो पामिटिक एसिड है। जब यहाँ से H यही हटा देंगे आप और इसको आप C15H35 और COONA लगा देंगे तो ये आपका सोडियम पामिटेट, ये क्या हो गया, आपका साबुन हो गया। तो इसमें साबुन में ये वाला पार्ट जो है, हेड वाला पार्ट, ये पॉजिटिव निगेटिव बनाता है, यानी यह कैसा होता है, पोलर, और ये C15H35 जो है यह नॉन पोलर होता है, अध्रुवीय जिसे आप कहते हैं, ये अध्रुवीय है और ये आपका ध्रुवीय हो जाता है। ठीक, तो
तो इसी में आपका ये प्रश्न पूछ रहा है कि साबुन का आयनिक सिरा गुच्छ की सतह पर तथा कार्बन श्रृंखला गुच्छ के अंदर अंदर होता है। तो यही सही है। साबुन के मिसल में क्या होता है कि जैसे आप देखते हैं साबुन का आयनिक सिरा जो होता है वो गुच्छ की सतह पर आ जाता है, और कार्बन श्रृंखला, कार्बन मतलब जो वही C15 था आपका C15H, ये C15, ठीक, H35, और यहाँ आप दिखा देते हैं ये COONA, ठीक। तो ये वाला पार्ट, ये आप कुछ इस तरीके से जब आप रेखी बनाते हैं तो ऐसे दिखाते हैं ना, तो यहाँ COONA आप बना सकते हैं, ठीक। तो ये वाला पार्ट कहा जा रहा है, यही है ना। इसमें कहा जा रहा है कि ये साबुन का आयनिक सिरा गुच्छ की ओर, ये वाला तो गुच्छ की ओर रहता है ना। और और कहा जा रहा है कार्बन श्रृंखला, ये कार्बन श्रृंखला जो है ये कहाँ होता है, अंदर अंदर होता है ना, अंदर होता है। तो जैसे आप देखते होंगे, अगर मान लीजिए आपके पास जैसे कोई यहाँ पर, ये मान लीजिए कोई आपने क्लॉथ लिया, कपड़ा, और इसमें आयल लगा हुआ है, क्या लगा है, आयल लगा हुआ है, तेल। तो आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा, इसका जो बनेगा मिसल कुछ इस तरीके से। क्यों ऐसा बनेगा, ज़रा सोचिए थोड़ी देर के लिए, ऐसा क्यों बनेगा। ये स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट बना देते हैं, है ना। क्यों ऐसा बनेगा, ऐसा इसलिए बनेगा क्योंकि आयल क्या है, तेल अध्रुवीय है। तो ये वाले पार्ट जो हैं, ये सब पार्ट जो हैं ये अध्रुवीय होते हैं, कार्बन का वो चेन है। और ये जो बाहर की तरफ है ये क्या हैं, ये सब पोलर वाले हैं, ठीक है। तो ये बाहर की तरफ हो जाते हैं। तो यही इसमें कहा जा रहा है, इसलिए आप इसका ऑप्शन ए सही करेंगे। साबुन का आयनिक सिरा गुच्छ की सतह पर, देखिए बाहर की तरफ हो गया था, और कार्बन श्रृंखला गुच्छ के अंदर की तरफ हो गया था, ठीक। तो साबुन के मिसल में इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 15वां प्रश्न देखिए। कहा जा रहा है कि पेंटेन का अणुसूत्र C5H12 है, इसमें होते हैं, क्या होगा C5। अब यही बनाकर आप चेक कर लीजिए। जैसे देखिए यहाँ थोड़ा सा ये ऐसे आपको यहाँ बना के दिखा दे रहे हैं। कार्बन 5 है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। हाइड्रोजन आप ऐसे ऐसे जोड़ लेंगे, हर जगह हाइड्रोजन जोड़ लेंगे, ठीक है। इस तरीके से हर जगह हाइड्रोजन आप यहाँ जोड़ लेंगे, प्रत्येक जगह हाइड्रोजन जोड़िए। हाइड्रोजन जब जोड़ लेंगे तब आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर जो पूछा है प्रश्न में उसके अकॉर्डिंग चेक करना है। अब कहा है कि 5 सहसंयोजक बंध होते हैं, तो सहसंयोजक बंध तो 5 से अधिक हैं, है ना। 5 से अधिक कहाँ हैं, आप ज़रा देखिए। 5 से अधिक आपको मिल रहा होगा, ये सब, ये देखिए क्या है, ये जो सिंगल बॉन्डेड हैं ये तो अधिक है ना 5 से। तो 12 सहसंयोजक बंध बनते हैं। गिनिए, आप गिनिए इनको, देखिए क्या 12 बन रहा है कि नहीं। देखिए यहाँ 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यहाँ 12, ये बीच में भी कार्बन के देखिए, ये 13, 14, ये 15, 16 बन रहे हैं। तो 16 सहसंयोजक बंध आपका सी विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है। 16 सहसंयोजक बंध बन रहे हैं यहाँ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 ये पूरा आपको जिससे विकल्प दिखे। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए कहा जा रहा है कि बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र है। तो बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र आप जान रहे हैं, जैसे C6H6, ये तो इसका अणु सूत्र है। संरचनात्मक सूत्र कैसे होता है, संरचनात्मक सूत्र अगर आप बनाते हैं तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। जैसे कार्बन है, कार्बन 6 बनाइए पहले, ये 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन, है ना। और हाइड्रोजन प्रत्येक से जोड़ दीजिए, एक एक हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, ठीक है। हाइड्रोजन हर जगह जोड़ दीजिए, इस तरीके से हाइड्रोजन जोड़ दीजिए।
हर जगह हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। ठीक है, अब क्या होगा कि सिंगल बॉन्डेड कार्बन कार्बन इस तरीके से जोड़ दीजिए। इसके बाद अब देखिए कार्बन की वैलेंसी अभी कंप्लीट नहीं है ना, कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे कि देखिए कार्बन का 3 है, 3 वैलेंसी है, तो यहाँ आप ये जोड़ेंगे डबल। तो देखिए अब इन दोनों कार्बन का हो गया संयोजकता 4। यही बंध आप गिन लीजिए ना, देखिए 1, ये 2, ये 3, ये 4। ऐसे यहाँ भी 1 और ये इसका भी माना जाएगा, तो ये 2, 3, ये 4। ठीक, तो यहाँ सिंगल बनाइए, फिर डबल बनाइए, फिर ये सिंगल है ही, फिर यहाँ डबल और यहाँ सिंगल है ही। तो डबल देखिए यहाँ डबल सिंगल डबल, फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल, इस तरीके से आएगा। तो ये आपका ऑप्शन जो है डी वाला चेक करिए, एकदम इसको क्या कर रहा है, ये इसको संतुष्ट कर रहा है। तो यही डी आपका क्या हो जाएगा। अच्छा डी वाला तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ ज़रा चेक करिए, देखिए यहाँ डबल दिया, सिंगल फिर डबल दिया, फिर सिंगल सिंगल दे दिया, तो ये तो नहीं होगा, ये गलत है। ये सी वाला करेक्ट होगा। सी वाले में देखिए एकदम अरेंज है सही से, क्योंकि सिंगल फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल। तो ये आपका ये जो डी देख रहे हैं यह नहीं होगा, यह होगा सी विकल्प होगा। ठीक, क्यों नहीं होगा ये समझ में आया कि नहीं। इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप देखें यहाँ पर सिंगल 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 आ गया, होना क्या चाहिए डबल सिंगल फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल, तो यही करेक्ट होगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया करता है तथा 2 उत्पाद बनाता है। ये उत्पाद हैं एथेनॉल, एथेनॉल देखिए ये है C2H5OH, यह एथेनॉल है। सोडियम के साथ क्रिया करवाइए तो क्या बनाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन ये निकल जाएगा, तो ये बना लेगा C2H5ONA, है ना, सोडियम एथॉक्साइड बनाएगा और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस प्लस H2 गैस आप दिखा दीजिए। ठीक है, और बैलेंस कर दीजिए, क्योंकि यहाँ 2 हाइड्रोजन है तो ये पूरा मॉलिक्यूल ही 2 करेंगे, इसको भी 2 और सोडियम भी 2 हो जाएगा। तो हाइड्रोजन और सोडियम, सोडियम एथॉक्साइड, तो देखिए कहाँ है सोडियम एथॉक्साइड, यहाँ तो नहीं है। देखिए यहाँ सोडियम एथॉक्साइड आपको देखने को मिल रहा है सी और डी में, है ना। और हाइड्रोजन चेक करिए देखिए कहाँ है, तो हाइड्रोजन यहाँ है, तो सी आपका विकल्प सही हो जाएगा। यहाँ ऑक्सीजन दे दिया इसलिए गलत। ठीक, सी वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, ब्यूटेनोइक अम्ल का सही संरचनात्मक सूत्र है। ब्यूटेनोइक, है ना, ओई क्या रहा है, देखिए ओइक किस में होता है, जहाँ पर COOH जहाँ जुड़ा होगा वही आपका ब्यूटेनोइक होगा। तो यहाँ तो देखिए यहाँ तो हो ही नहीं सकता, ये तो ऐसे ही गलत दिया है। ठीक, यहाँ पर COOH है, यहाँ पर है, और ये OH है तो ये भी कट गया, और यहाँ पर है, लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, है ना, ये देखिए डबल बॉन्ड आ गया, तो ये नहीं होगा, सिंगल बॉन्डेड। और कार्बन काउंट कर लीजिए 1 2 3 4, 4 है, और साथ ही साथ ये COOH है, तो ये आपका विकल्प डी सही होगा। कौन सा, विकल्प डी आपका इसमें सही हो जाएगा। ठीक, ये याद रखिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 में सिरका एक विलेन है, सिरके में क्या क्या होता है। देखिए सिरका जो होता है याद रखिए इसमें एसिटिक एसिड होता है, क्या होगा, एसिटिक एसिड। और एसिटिक एसिड कितना होगा, देखिए जल में लगभग 5 से 8% एसिटिक अम्ल होता है। 19 का सी याद रखे रहिए। ठीक है, जल में 5 से 8% एसिटिक अम्ल होता है, 5 से 8% एसिटिक एसिड रहेगा। मतलब जैसे जल है, अगर जल आपके पास है और साथ ही साथ एसिटिक एसिड, है ना, जल का सूत्र तो आपको पता है H2O, और एसिटिक एसिड
का सूत्र भी आपको पता है, ये है CH3COOH। ठीक, तो यहाँ हिंदी में नहीं लिख रहे हैं, आप जान लीजिए। तो ये एसिटिक एसिड लगभग कितना होगा, 5 से 8%, 5 से 8%। और शेष जो रहेगा वो जल रहेगा। ठीक है, शेष जो रहेगा वो क्या रहेगा, जल। लगभग कितना रहेगा, तो आप बताएंगे कि 92 से लेकर के 92 से लेकर के 95%, 92 से 95% क्या रहेगा, जल। तो इसी के मिश्रण को ही हम लोग क्या कहेंगे कि वह सिरका का एक विलयन है। ठीक, सी विकल्प सही होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, कार्बोक्जिलिक अम्ल, कार्बोक्जिलिक कहिए चाहे कार्बोक्सिलिक कहिए, अम्लों की तुलना में खनिज अम्ल प्रबल होते हैं, क्योंकि कार्बोक्जिलिक अम्लों की तुलना में जो खनिज अम्ल होते हैं, जैसे कार्बोक्जिलिक अम्ल आपका ये हो गया HCOOH, इसे फार्मिक एसिड कहते हैं, है ना। अगर कहीं लिखा है CH3COOH तो ये एसिटिक एसिड है। तो ये सब कार्बोक्जिलिक अम्ल जो हैं जिसमें COOH रहे उसे कार्बोक्जिलिक अम्ल कहेंगे। और जो खनिज अम्ल आपके जैसे HCl हुए, ठीक है, H2SO4 हुआ, ठीक, ये सब प्रबल अम्ल होते हैं, ऐसा क्यों, तो यही पूछा जा रहा है। यहाँ पर देखिए क्या हम लोग आंसर देंगे। तो विकल्प चेक करिए, खनिज अम्ल पूर्णतः आयनित होते हैं, हाँ पहला तो सही है। और चेक कर लीजिए इसमें क्या है, जरा से देखें और चेक करिए, कार्बोक्जिलिक अम्ल पूर्णतः आयनित होते हैं, नहीं। खनिज अम्ल आंशिक आयनित होते हैं, ये भी गलत है। कार्बोक्जिलिक अम्ल आंशिक आयनित, हाँ कार्बोक्जिलिक अम्ल आंशिक आयनित होते हैं। ठीक, तो पहला और चौथा देखिए कहाँ दिया गया है, पहला चौथा ए विकल्प में ही है, तो आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। ठीक, पहला और चौथा इसमें दिया गया है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग 21 देखिए क्या कहा जा रहा है 21 में, कार्बन अपने 4 सहसंयोजी इलेक्ट्रॉनों के द्वारा 4 एकल संयोजी परमाणु जैसे हाइड्रोजन के साथ साझे से 4 सहसंयोजक बंध बनाता है। कौन, कार्बन जो है यह 4 एकल संयोजी ये बंध बनाता है, किसके साथ, जैसे हाइड्रोजन अगर हम ले रहे हैं तो मेथेन बनाएगा। ठीक है, यहाँ क्लोरीन चारों जगह रख लेते तो CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड बन जाता। तो 4 बंधों के निर्माण के उपरांत कार्बन किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है, कार्बन किसका इलेक्ट्रॉनिक, अब इसके पास कार्बन के तो ऑलरेडी आप जान रहे हैं 4 है, 4 जैसे कार्बन है तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, तो आप क्या लिखते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4, 4 और अगर इसको मिल जाएगा, 4 और अगर इसको 4 इलेक्ट्रॉनों के साथ अगर साझा कर लिया, 4 इलेक्ट्रॉनों के साथ और साझा कर लिया तो 4 इसका 4 ये 4 4 8 2 10 कैसा हो जाएगा, नियान जैसा हो जाएगा, कैसा, नियान जैसा हो जाएगा। तो 21 का बी, क्योंकि हम लोग जानते हैं हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जेनान और रेडान, ये क्या हैं, देखिए यहाँ मिट गया, पुनः लिख देते हैं, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जेनान और रेडान। तो इनका क्रमांक याद रखिए, इसका 2 होता है, इसका 10 होता है, इसका 18 होता है, इसका 36 होगा क्रिप्टन का और 54 होगा जेनान का, 86 होता है रेडान का। तो देखिए 10 हो गया था, 6 था, कार्बन के पास भाई 6 था ही, अब वो 4 और साझा कर लेगा तो 6 4 10 हो जाएगा। ठीक, तो 21 का बी ऑप्शन आप लगाएंगे। ठीक, चलिए देखते हैं 22वां प्रश्न, देखिए क्या कहा जा रहा है कि जल के अणु की सही इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। जल, तो जल में क्या है, जैसे ये देखिए H2O है, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे आप, कितना आ जाएगा, 2 आएगा और 6 आएगा, है ना। इसका 8 क्रमांक होता है। Z = कितना होगा ऑक्सीजन का 8।
तो 2 और 6 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, तो बाहर कितने हैं 6। तो ऑक्सीजन से क्या जोड़ना है, हाइड्रोजन जोड़ना है। ठीक, हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, हाइड्रोजन के पास एक एक होगा, और ऑक्सीजन के बाहर कितना है 6। बाहर जो यह हैं इलेक्ट्रॉन यही पार्टिसिपेट करते हैं। तो देखिए इस तरीके से अगर जहाँ भी संरचना आपको मिले, ये देखिए पॉइंट में ऐसे बना दे रहे हैं, तो 2 2 4 2 6 हो गया। अब यही इसके साथ साझा कर लिया। तो ऐसा चेक करिए, जहाँ पर आपको मिले तो उसी को आप बता देंगे कि यही होगा। तो आप चेक करिए, पहले वाले में तो हाइड्रोजन का नहीं दिखा रहा है, ये और इसमें भी हाइड्रोजन का नहीं दिखा रहा है। सी वाले में चेक करिए, इसमें अच्छे से एकदम इसी तरीके से है। तो सी वाला विकल्प जो है वह करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 23वां प्रश्न देखिए क्या कहा जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा सीधी श्रृंखला हाइड्रोकार्बन नहीं है। तो सीधी तो ये है, अब यहाँ मुड़ गया तो इससे नहीं मतलब, अंतिम कार्बन से अगर जुड़ा रहेगा तो इसे आप सीधी ही कहेंगे। ठीक, बी वाले में चेक करिए, यहाँ भी सीधा ही है, लेकिन इसमें शाखित है तो ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। ठीक, और आप ये चेक करिए, एकदम सीधी चेन अगर आप पूछ रहा है, यहाँ थोड़ा सा लास्ट में हो रहा है, तो ये बी वाला तो एकदम सीधी चेन में हो गया है ना। 23 का बी आप लगाएंगे। अच्छा, यहाँ क्या पूछ रहा है, नहीं है, नहीं पूछ रहा है ना। सीधी तो यहाँ भी है, यहाँ भी है। अच्छा, यहाँ अगर आप चेक करिए, अच्छा हाँ सी में देखिए, सी में चेक करिए, सॉरी इसमें आप पुनः देखिए ज़रा, सी में लास्ट कार्बन से जुड़ा है और यहाँ लास्ट कार्बन से जुड़ा है, तो ये भी सीधी और ये भी सीधी। यहाँ लास्ट कार्बन से ये नीचे चला गया तो ये भी सीधी। तो सीधी नहीं पूछा है, तो नहीं पूछा है तो आपका डी हो जाएगा। ठीक, यहाँ देखिए लास्ट वाले से 2 2 जोड़ दिया है, तो ये आपका डी सही होगा। ठीक, समझ गए होंगे। पुनः आप इसको देख लीजिए, जैसे देखिए यहाँ पर ये सीधी माना जाएगा, लास्ट में जुड़ा है, ये तो सीधी है देखने को मिल रहा है। अब यहाँ भी लास्ट कार्बन से जुड़ा है तो ये भी सीधा, और इधर भी लास्ट से जुड़ा है ये नीचे की तरफ, तो ये भी सीधी। यहाँ ज़रा देखिए लास्ट से तो जुड़ा है, एक ये जोड़ेंगे लास्ट से, लेकिन ये नीचे आ जाएगा, अगर गिनती करेंगे तो इसकी गिनती नहीं हो पाएगी, इसलिए ये सीधी चेन नहीं है। ठीक है, चलिए 24 देखिए, ये 24वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जहाँ डबल और ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिले, ये तो चौथे में देखने को मिल रहा है, और दूसरे में, दूसरा और चौथा देखिए कहाँ है, सी, विकल्प सी में देखिए, है ना। तो यही आपका सही हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 25वां प्रश्न देखिए क्या कहा जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन एक ही सजाती श्रेणी से संबंधित नहीं है, ये याद रखना है ना, नहीं है पूछा है। तो सजाती श्रेणी से अगर आप चेक करिए, जैसे ये तो आपका जो इस फार्मूले से यहाँ मेथेन दिया गया है, तो एल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2, है ना। तो n बराबर अगर 1 लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, n बराबर 1 लेंगे तो कार्बन 1 है ना। हाइड्रोजन देखिए यहाँ 1 रखेंगे तो 2 1 के 2 और 2 4, मतलब CH4। ये और ये भी देखिए, अगर 2 रख रहे हैं, n बराबर 2 रखेंगे तो C2 और यहाँ 2 दूनी 4 4 2 6 यानी H6, तो ये भी हो रहा है। C3H8 चेक करिए, देखिए अगर 3 रख रहे हैं आप, C3H देखिए कितना होगा, 3 दूनी 6 2 8, तो ये भी हो रहा है। लेकिन यहाँ 4 दूनी 8, मतलब ये तो 4 दूनी 8 2 10 अगर दिया होता तब हो जाता, तो डी वाला विकल्प यही सजाती श्रेणी में संबंधित नहीं है। ठीक, ये क्या है, ये ब्यूटीन है। ठीक, ब्यूटीन मतलब एल्कीन है यह, और सभी क्या हैं, ये सभी एल्केन हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, यौगिक CH3CH2CHO का नाम है, क्या होगा। तो ये तो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड के अंत में अल लगता है, तो कार्बन 1, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, 3 कार्बन के लिए आप क्या कहते हैं, प्रोप कहेंगे। सिंगल बॉन्ड है तो एन, ई अभी नहीं लिखेंगे क्योंकि आगे हमें क्या लिखना, अल,
CHO के लिए आप क्या लिखते हैं, अल, तो ये हो गया प्रोपेनल। अब प्रोपेनल तो आपको देखिए, प्रोपेनल आपको कहाँ मिल रहा है, पहले वाले विकल्प में ही मिल गया है ना। देखिए प्रोपेनल यही मिल गया, तो यही ए वाला ही सही हो जाएगा। 27 नंबर का प्रश्न देखिए, क्या कहा जा रहा है, CH3CH2O बीच में आ गया है ना, ईथर है, और फिर CH2CH2Cl में उपस्थित विषम परमाणु है। विषम परमाणु इसमें से कौन सा है, चेक करिए। तो विषम परमाणु देखिए आपका मिल रहा है, ये ऑक्सीजन एक भिन्नात्मक आ गया और क्लोरीन है ना, तो ऑक्सीजन और क्लोरीन यही विषम आ गया। तो आपका पहला और चौथा देखिए कहाँ है, पहला और चौथा डी में देखने को मिल रहा है, तो डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। यही क्या है, विषम परमाणु है। और ये तो क्या है, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन है ही सब, तो ऑक्सीजन और क्लोरीन यही डिफरेंट आ गया, इसलिए ऑक्सीजन और क्लोरीन आप ये पहला और चौथा टिक कर देंगे। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। 28 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी समीकरण साबुनीकरण अभिक्रिया प्रदर्शित करती है। साबुनीकरण मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें साबुन बन रहा हो, है ना। साबुन उच्च वसीय अम्लों के साथ जब आप ये कास्टिक क्षारों के साथ क्रिया करवाते हैं, कास्टिक क्षार आपके क्या कहे जाएंगे, NaOH, NaOH और KOH, ये कास्टिक क्षार कहे जाते हैं। इसको कास्टिक सोडा, सोडा सोडियम है इसलिए कास्टिक सोडा, इसको कास्टिक पोटास, पोटेशियम है इसलिए कास्टिक पोटास, है ना, कास्टिक पोटेशियम आप इसको कहेंगे। ठीक, तो KOH NaOH के साथ क्रिया करवाते हैं किसकी, उच्च वसीय अम्लों की। तो उच्च वसीय अम्लों में आप चेक करिए, आपका ये देखिए पहले वाले में ज़रा देखिए, यहाँ तो ये अम्ल है ही नहीं, यहाँ ये तो साल्ट हो गया, तो ये ए वाला तो वैसे ही आपका कट गया। ठीक, अब देखिए बी वाले में CH3COOH और यहाँ एल्कोहल आ गया, तो आपका ये भी कट गया। ठीक, इसमें देखिए CH3COOH और Na दे दिया, NaOH होता तो सही हो जाता, ये भी गलत हो गया। CH3COO C2H5 के साथ NaOH क्रिया करवा के यहाँ साबुन बनाए हैं, और ये साथ ही साथ एल्कोहल, तो ये आपका डी वाला इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप जानते रहिए कि इसमें कौन सा करेक्ट होगा, डी, ये विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक, और ये जो बना ये साबुन, साबुनीकरण है, ये पूरा साबुन बनाने की प्रक्रिया को साबुनीकरण कहेंगे, और ये जो बना ये आपका सौंप है ना, साबुन है, ये साबुन है, और ये क्या है, ये एल्कोहल है, क्या है, एल्कोहल। ठीक, ये एल्कोहल है, तो इस तरीके से आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। देखते हैं ये लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं। एल्काइन, एल्काइन सजाती श्रेणी का प्रथम सदस्य है ना। एल्काइन जो है एल्काइन के सजाती श्रेणी का प्रथम सदस्य कौन होगा। एल्काइन में एल्काइन का जनरल फार्मूला देखिए क्या है, CnH2n-2। अगर एक कार्बन लेंगे तो कार्बन कार्बन के मध्य क्या होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड, तो एक कार्बन से तो बनेगा ही नहीं, दो कार्बन से बनेगा। अगर En बराबर हम लोग क्या रख लें, 2 रख लें, तो C2 देखिए यहाँ ऊपर लिख रहे हैं C2, और 2 अगर N बराबर 2 रखेंगे तो यहाँ 2 दूनी 4 में से 2 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो C2H2 और ये संरचना बन जाएगी C2H2 की। ठीक, तो इसे आप क्या कहेंगे, एथाइन कहेंगे, क्या कहेंगे, एथाइन आप कहेंगे। तो एथाइन आप चेक कर लीजिए ज़रा सा, और देखिए पहले वाले विकल्प में ही आपको देखने को मिल गया होगा, है ना। एथाइन जो है ये पहले वाले विकल्प में ही देखने को मिल गया, तो इस तरीके से आप ये करेक्ट होगा और यही टिक कर देंगे। ठीक, तो आज हम लोग इतना देखते हैं। नेक्स्ट जो आपका पार्ट आएगा ये लघु उत्तरीय प्रश्न हम लोग पूरा सब कंप्लीट देखेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में इस चैप्टर से 5 नंबर का प्रश्न आता है, तो बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो
तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ अपने मित्रों को भी शेयर करिए। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।